Hello students, welcome to my YouTube channel Marvelous Tutorial. Dear student, today we will discuss about the first unit, that is physical word and measurement. And in this unit, first of all, we will cover the first chapter, that is physical word. Okay, student, this is a lecture number 1 of this chapter. Dear student, first of all, we will discuss about the science. Why we will discuss about the science? We need to discuss about the science because when we study about the physics, then we understand and we know that the physics is a branch of science. And so first of all we have to know that what is science. Science क्या होता है, ठीक है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस क्या है, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम जो भी नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या जो भी नॉलेज गेन करते हैं तो उसको हम कंप्लीटली साइंस कह सकते हैं, इट इज़ अ साइंस, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो साइंस इट इज़ अ systematic and organized attempt to acquire knowledge about the surrounding through observations, experiments and verifications, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स की हम बात करें तो साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। भाई साइंस अगर हम जब स्टडी कर रहे हैं तो साइंस में क्या है कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन से मेथड इन्वॉल्व होने चाहिए कि जिसकी वजह से हम उसको साइंस कह सकें, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात करें तो कुछ उसमें स्टेप्स हैं, ये इन स्टेप्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मान लो सिस्टमेटिक, यानी कि पहले स्टेप्स क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक, जो भी नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो, यानी कि अगर हमारा साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड का मतलब स्टैंडर्ड मेथड है, इसका मतलब कि उसके अंदर सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज है हम एक्वायर कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब एक प्रॉपरली ऑर्डर्ड होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पहले कुछ और उसके बाद में कुछ, मतलब कि कोई उसका सर पैर का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि किसी ने आके कह दिया कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, वो ये कुछ नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया, यानी आपने जो चीज़ ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम, यानी साइंटिफिक मेथड वो हुआ कि आप ऑब्जर्व करो, ये नहीं किसी के कहने पे मत जाओ, आपने क्या ऑब्जर्व किया। इसके बाद से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। कंट्रोल का मतलब कि आप उस एक्सपेरिमेंट्स को अपने, मतलब क्या कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व कर रहे हो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी होता चला जा रहा है अपने मन से, जो भी चीज़ें होनी है रैंडमली होती चली जा रही है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं हो रहा हो क्या रहा, हवा चलती रही, ठीक है। जैसे मान लो कि एयर है, एयर चल रही है, वो चलती रह रही है, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, वहीं पर आप क्या है कि अगर मान लो फैन है, फैन के एयर को जो है आप ब्लो करा रहे हो, उसको उसमें आपका कंट्रोल लगा हुआ है, उससे आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका कंट्रोल्ड एयर है। लेकिन अब बाकी एयर चल रही है, आपको पता नहीं है क्या स्पीड है, कब कम है, कब ज्यादा है, कोई आपको रैंडम आइडिया नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होनी चाहिए, मतलब उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, जो भी चीजें आप, ये नहीं कि इलॉजिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेन ट्रेसिंग टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, कि ये नहीं कि कोई भी बहुत सिंपल वो नहीं होना चाहिए, कि मतलब उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ उसमें कंटेंट भी होना चाहिए, नहीं कि कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की बिना सर पैर की बात किए जा रहे हैं बस, ये साइंटिफिक मेथड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैथमेटिकल मॉडलिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसको मैथमेटिकली मॉडल के थ्रू जो है उसको हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरीज, जो भी थ्योरीज हैं उनकी पहले हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें जो भी हमारे चीज़ें, प्रेडिक्शन, फिर उसके बाद से वेरिफिकेशन होता है कि ये सही है कि नहीं सही है, जो हमारा प्रेडिक्शन है वो वेरीफाई कर लिया हमने कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद से फॉल्सिफिकेशन, अगर भाई वेरिफिकेशन करने के बाद से ये जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हमने गैदर किया है, जो थ्योरी हमने प्रेडिक्ट कर रखी है वो फॉल्स है या ट्रू है,
यानी सही है गलत है उसके बेसिस उस थ्योरी को होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ठीक है फिजिक्स क्या होती है, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, नो डाउट्स। यानी कि फिजिक्स की हम बात करेंगे तो ब्रांच फिजिक्स साइंस की अगर हम डिफरेंट ब्रांचेस की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि मेन ब्रांचेस इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिलहाल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम मेनली फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ब्रांच है, बट इसकी और क्या क्वालिटी है, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इन आवर यूनिवर्स। यानी कि जो हमारे यूनिवर्स में नेचुरल फिनोमिना अकर होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल फिनोमिना हमारे इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में जो भी चीजें अकर हो रही है उस चीज से रिलेटेड होती है नेचुरल फिनोमिना। ये नहीं कि मतलब आर्टिफिशियल नहीं कि हमने ये चीजें रिएक्शन कोई भी चीज मतलब होगा फिजिकली, यानी उसके नेचुरल यानी एयर ब्लो हो रही है तो आपको दिख रहा है ये नेचुरली है। ठीक है, कोई भी चीज है वो नेचुरल, अर्थ मूव कर रही है तो वो नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होता है और ये फंडामेंटल साइंस भी हम इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिक चीज है कि बेसिक चीजें हम पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस में इसकी मेजर ब्रांचेस, बेसिकली हम फिजिक्स में ब्रांचेस तो बहुत हैं, इनफाइनाइट ब्रांचेस कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट हम इनको मेजर ब्रांचेस में के अगर बेसिस पे हम कैटेगराइज करें तो मेजर ब्रांचेस में हमारा क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, फर्स्ट वन क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और सेकेंड ब्रांच अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस इज अ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम बेसिकली कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं कि जैसे मान लो इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज अ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, फिर ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स जैसे लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टी है, यानी जो भी किसी भी लेंस से या किसी मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमिना, ये सारी चीजें ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि किसी भी चीज का, किसी मटेरियल का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, उसके बारे में। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर का जो भी डायनेमिक प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स को ये कंबाइन ये सारी चीजें से, इसमें एक चीज और भी आता है जियो फिजिक्स। ठीक है, जियो फिजिक्स, ये सारी चीजों को कंबाइन फॉर्म में कलेक्टिवली हम जो है क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या इंक्लूड होती हैं, तो फर्स्ट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि भाई कोई भी चीज है उसके एटॉमिक बिहेवियर यानी कि न्यूक्लियर, एटम और न्यूक्लियर के बारे में, हम न्यूक्लियस के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये चीज आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप 11th में थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद से एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो आप 12th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी 12th में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स बेसिकली जो है कोई चीज कैसे परफॉर्म हो रही है इसके बेसिस पे क्वांटम मतलब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, फिर उसके बाद से आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स आता है। तो ये सारी चीजें आपकी जो हो गई वो मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। ये सारी चीजें क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करेंगे तो कलेक्टिवली इन सबको कलेक्टिव फॉर्म में हम मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट में जैसे कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स हो गए, उनके बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें सॉलिड फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट अगर हम स्कोप की बात करें, फिजिक्स का क्या स्कोप है भाई, या क्यों हम फिजिक्स को स्टडी करें, स्टडी करने का एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्यों इतनी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि हम फिजिक्स को ज़्यादा एक्साइटेड होकर के हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसका स्कोप है, फ्यूचर में हम क्यों फिजिक्स पढ़ें, क्या ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो इसकी कुछ स्कोप्स हैं। तो स्कोप्स की अगर हम बात करें तो इट्स स्कोप इज अ वेरी ब्रॉड, यानी इसका स्कोप जो है बहुत ही ब्रॉड है, कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्स्ट्रा।
ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ मास टाइम एनर्जी का जो भी मतलब मैग्नीट्यूड है वो वाइड रेंज तक कवर करता है, यानी कि बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड यानी कि बहुत बड़े लेवल पे अगर हम वर्ड की बहुत बड़ी चीजें बात करें, जैसे गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स हो गया, इन सब चीजों को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो ये भी हम फिजिक्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। बाकी माइक्रोस्कोपिक चीजों, माइक्रोस्कोपिक जैसे कि बहुत छोटी लेवल की चीज की अगर हम बात करें, जैसे न्यूक्लियस हो गया, किसी भी एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, भाई एटम ही अपने आप में बहुत ज्यादा छोटा होता है, कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना, जिसको और ज्यादा फर्दर जो है छोटा ना किया जा सके। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों यानी कि इतनी छोटे लेवल में से लेकर के, बहुत छोटे लेवल से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक हम इसको मतलब इसके अंदर फिजिक्स के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इन सारी चीजों से डील करता है, ये सारी चीजें हैं, इस वजह से जो है इनका एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है इसका इमेंस एक्साइटमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ द फिजिक्स सिंस इट एक्सप्लेन्स द वेरी नेचुरली अकरिंग फिनोमिना विच इज अ set of rules so that clear understanding can be achieved। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बात क्यों है, क्योंकि क्या है, एवरी नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, जो भी नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, ठीक है, या सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, ये क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग इससे हम अचीव कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमिना क्यों चल रहा है, हवा चल रही है क्यों चल रही है, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है क्यों मूव कर रही है, दिन हो रहा है क्यों हो रहा है, रात हो रही है क्यों हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो है हम फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइटमेंट के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। द चैलेंज टू कैरी आउट द इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर टू वेरीफाई और रिफ्यूट थियरीज इज रियली एक्साइटिंग, यानी कि बहुत सारी थियरीज हैं जो रिफ्यूट हो गई हैं, उनको वेरीफाई करना, या सीक्रेट्स है नेचर के, उनको अगर हमें सर्च करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चैलेंजेस हैं। इन सभी चैलेंजेस की वजह से हमें क्या है, एक एक्साइटमेंट बढ़ता है, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको फिजिक्स के स्कोप और एक्साइटमेंट का मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों होता है, कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फिजिक्स में क्यों होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्कोप फिजिक्स का क्या है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की, यानी कि फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का और सोसाइटी का आपस में क्या लिंक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें साइंस में बेसिकली फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में आपस में क्या इंटर कनेक्शन है। तो इंटर कनेक्शन क्या है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, सम टाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स एंड अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, बोथ हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि भाई कोई चीजें क्या है कि कभी होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कोई नई कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई, ठीक है, कोई नई चीज सर्च कर लिया हमने, कोई नई चीज डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी जो है नई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को देती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब फिजिक्स जो है न्यू टेक्नोलॉजी को जनरेट करता है, यानी कि फिजिक्स की वजह से बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं, नई नई मशीनरीज बनाई जाती हैं, और इन नई नई टेक्नोलॉजीज जब डेवलप होंगी या नई कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे फिजिक्स में, तो ये सब क्या होंगे, सोसाइटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे अपना। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट सोसाइटी पर डालेंगे। नेक्स्ट है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प द ह्यूमन बीइंग टू डेवलप इट्स आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, रैपिड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेजर मेकिंग, ब्लडलेस सर्जरीज एक्सेट्रा। ठीक है, हैज मेड द ह्यूमन लाइफ इजी एंड प्लेजेंट, यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप क्या देखते हो कि मतलब बहुत सारे आइडियाज आपके अंदर डेवलप होते हैं, जैसे कि मान लो कि डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन आजकल का जो है सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। ठीक है,
रैपिड मास ट्रांसपोर्ट यानी कि बहुत तेजी से ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को एक जगह से आप दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मास मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है, लाइव लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, यानी कि गुड्स भी हो सकता है, बाकी एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि सारी चीजें जो रैपिडली हम मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन से रिलेटेड है, यानी कोई भी चीज हम इजिली मूव करते हैं। बाकी जो ब्लडलेस सर्जरी, ठीक है, लेजर सर्जरी वगैरह का नाम, इंडोस्कोपी वगैरह का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो है। ठीक है, और इन सब चीजों की वजह से ह्यूमन लाइफ क्या है, बहुत इजी हो गया है, बहुत प्लेजेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी पर इसका इफेक्ट। अब फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से फोर्सेस हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, बहुत सी बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी कि अगर हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं कौन कौन से, जो पूरे इनवर्स की फिनोमिना में यानी कि डाइवर्स फिनोमिना को माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें तो ये सब जो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यही गवर्न करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में जो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। There are 4 fundamental forces that governs the diverse phenomena of the macroscopic and microscopic world. ये कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी फोर्सेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। दो बॉडी हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो बॉडीज जो है क्या होंगी, कुछ मूवमेंट मतलब जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। भाई देखा होगा आप, सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैसे आपका जो है मतलब स्पेस में रुका हुआ है या बाहर कैसे रुका हुआ, तो बेसिकली क्या है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से रुका हुआ है। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, उसकी ग्रेविटेशन, भाई उसके पास भी मास है, सैटेलाइट है उसके पास भी मास है, तो उसके चारों तरफ क्या है, वो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि कौन पॉइंट, भाई वो गिर करके अर्थ के ऊपर आ जाता, ठीक है, या बाहर चला जाता, लेकिन क्या है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से वो क्या है, बाइंड करके रखा हुआ है। क्योंकि वो मूवमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट की वजह से उस पर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बाहर की तरफ पुश किए हुए है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे के चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब चार्ज पार्टिकल चाहे स्टैटिक कंडीशन में हो, मूवमेंट में हो, या फिर उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है या मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ये सब चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने का काम करता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इनको बाइंड करने का काम करता है कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जब बीटा डीके होता है तब उसमें जो है बीटा डीके वगैरह क्या होता है, इसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर हम बात करेंगे बीटा डीकेस की, यानी बीटा डीकेस किसी भी न्यूक्लियस का डीके होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, इस तरह से। डीके का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियस किस तरह से टूट रहा है, तो ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें कौन सा फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ के लिए हम देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले एक चीज देख लो, यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस डोमेन्स इन नेचर इज अ बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट या बेसिक क्वेश्चन है कि यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्स, यानी कि सभी फोर्सेस का अपना क्या यूनिफिकेशन है। ठीक है कि नहीं सर, ये अपने आप में एक थोड़ा सा बहुत बेसिक मतलब ये क्वेश्चन फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस आर डोमेन्स इन नेचर इज बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स। क्लियर। अच्छा हाँ, नेक्स्ट हम इनके स्ट्रेंथ बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई किसी एक के रिस्पेक्ट में तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हम रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो जैसे ये टेबल में देख लो, टेबल में क्या है, पहले फर्स्ट कॉलम आपका नेम, सेकंड रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड रेंज एंड थर्ड फोर्थ ऑपरेट्स अमॉन्ग, किसके किसके बीच में वो ऑपरेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
सबसे पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, बेसिकली रेशियो निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा है किसी भी चीज को। इसकी रेंज कितनी होती है? बहुत छोटी रेंज होती है, बहुत कम। कितना? न्यूक्लियर रेंज। क्यों? क्योंकि ये कहाँ काम करता है? न्यूक्लियस के बीच में काम करता है, यानी कि न्यूक्लियस के एटम्स के बीच में, यानी कि न्यूक्लियंस के बीच में काम करता है। ठीक है, इस वजह से रेंज क्या बहुत छोटा है। कितना? अब न्यूक्लियस का साइज के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 या 1 फर्मी। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियर जो भी है, इस रेंज में ही ये काम करता है। मतलब इसकी बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती, बहुत दूर तक ये फोर्सेज अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, किनके किनके बीच में ऑपरेट होता है? न्यूक्लियस, हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में जिससे क्या हो गया? न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए, उसी तरह से हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। अब इसका जो हम इसके साथ अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे, इसका इसके साथ रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आती है 10⁻⁻2। मतलब इसका इसके साथ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है 10⁻⁻2 आती है। और इसकी रेंज की बात करेंगे तो कितना? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और ये किनके बीच में? चार्ज पार्टिकल के बीच में ही काम करता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। इसका अगर हम इसके साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो कितना आता है? 10⁻⁻13। ठीक है, और ये किसके बीच में? वेरी शॉर्ट या सब न्यूक्लियर साइज, यानी बहुत छोटे रेंज में ये काम करता है, यानी इससे भी कम। कितना? 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच में ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो ये क्या है? इसकी भी जो रेंज है वो क्या है? इनफाइनाइट रेंज है। मतलब कि बहुत सारी चीजों के बीच में ये काम करता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फेस के कंपैरिजन में? 10⁻⁻39। मतलब 10⁻⁻39 टाइम्स होती है किसका? इसका। ठीक है, तो इसकी क्या है? रेंज क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट। क्यों? कि ऑल ऑब्जेक्ट इनवर्स, इनवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके बीच में ये फोर्स काम करता है। ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास मास होगा, तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा दिख रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रेंथ है कितना? 10⁻⁻39। स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। फिजिकल लॉस की क्या नेचर्स हैं, इनको हम देख लें। पहली बात हम बात करें कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। कंजर्व मतलब कि उसमें चेंज ना हो, किसी भी प्रोसेस के अंदर जो है वो उसको कोई प्रोसेस अगर उस पर हो रहा है, कोई उसमें मतलब मूवमेंट हो रहा है, कोई भी चीज चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, मतलब कि कोई क्वांटिटी है उसमें कम ज्यादा ना हो, यानी वो क्वांटिटी जो है बाई मैग्नीट्यूड वही रहे, भले उसकी सिचुएशन बदल जाए, प्रोसेस की होने की वजह से उसकी सिचुएशन बदल जाए, लेकिन उसके अंदर कंजर्वेशन होना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब यही है कि वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्वांटिटीज अपने आप में चेंज ना हो। ठीक है, तो आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। ठीक है, सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉस इन द नेचर इंक्लूड। ठीक है, कुछ जनरल कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि चाहे भले ही एक बॉडी से मतलब दूसरे भाई एक बहुत बड़ी बॉडी है उसको तोड़ के छोटी छोटी बॉडीज में कर दिया। ठीक है, आप कहोगे भाई बड़े बॉडी था उसका 10 kg मास था, छोटा छोटा कर दिया 2 kg का मास हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो मास तो चेंज हो गया नहीं। अब जो 2 kgs के हैं उन सबको मिलाओगे तो टोटल मास, यानी उस पूरे सिस्टम का टोटल मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है का लॉ जो है फॉलो कर सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप कहोगे कि भाई कोई भी काम करते हैं एनर्जी तो हमारी जो है यूज हो जाती है, हम क्यों नहीं लॉस हो रही है? एनर्जी तो लॉस हो रही है। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, उससे आपने फैन को मूव कराया, फैन को मूव कराने के बाद से आप कह रहे हो कि भैया बिल हमारा क्यों हो गया? भाई जब हमारी एनर्जी लॉस नहीं हुई तो बिल क्यों आई?
ठीक है, मीटर में रीडिंग क्यों आया, तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आपका जो है बिल आ गई, ये सब प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मेन चीज ये है कि होता क्या कि एनर्जी, जो जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम किया उसका आपने यूटिलाइज कहीं किया ना, कहाँ यूटिलाइज कर लिया, आपको आपने फैन को मूव करने में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो अब वो फैन को मूव किया, उसको मूवमेंट की वजह से आपको क्या मिला, एयर मिला, यानी कि उसके आसपास के जो भी एयर है वो मूव करता हुआ मिला, जिसकी वजह से आपने, तो कहने का मतलब है कि जो भी एनर्जी थी वो क्या हो गई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई, वैनिश हो गई, वो सिर्फ फॉर्म अपना चेंज किया है, ठीक है। कि पहले क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में थी, जब फैन में वो एनर्जी आई यानी कि फैन मूव करने लगा, मतलब कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है कंजर्वेशन लॉ, यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वो कन्वर्ट हो सकती है लेकिन लॉस नहीं हो सकती है, ना ही नई एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2 यूनिट एनर्जी आपने दिया है फैन को टोटल, और उसके बाद से फैन का जो है अगर हमने कैलकुलेट किया पूरा रोटेशन, तो फैन ने जो है 3 यूनिट के बराबर वर्क कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी मोशन कंटेंट होता है, जितना भी मोशन होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। जैसे मोमेंटम की हम बात करें, मास इनटू वेलोसिटी, तो किसी भी बॉडी का अगर मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है पहले जितना है, ठीक, मान लो 2 बॉडीज हैं, दोनों का मास और वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों का, उसके बाद से दोनों मूव कर रहे थे किसी एक डायरेक्शन में, दोनों आपस में कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने, व्हाटएवर, या अलग अलग स्पीड से मूव करने लगे, तो मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप कहोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो होल्ड कर रहा, लेकिन मास इंटू वेलोसिटी की बात करें तो पहले बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी, दूसरे बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी, कोलिजन से पहले का जो है टोटल सम कर लोगे दोनों को, फिर कोलिजन के बाद का पहले बॉडी का मास इंटू कोलिजन के बाद जो भी उसकी वेलोसिटी थी उसका प्रोडक्ट, प्लस कोलिजन के बाद दूसरे बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इन दोनों को सम करोगे, यानी कि टोटल सिस्टम क्या, 2 बॉडीज का सिस्टम है ना, तो टोटल सिस्टम जो है उस सिस्टम का मास मोमेंटम क्या है, कंजर्व होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम है वैसे एंगुलर मोमेंटम है। भाई मूवमेंट हो रहा है, एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इसी कोर्स में, ठीक है, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें। जैसे आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आपको यहाँ पे पढ़ना होगा I इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आई जैसे मास आपका यूज होता है इसमें लीनियर मोमेंटम है, वैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है, ठीक है। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक। तो इसका मतलब भी यही है कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो जितना पहले था उतना बाद में भी होगा, मतलब उस सिस्टम में। जैसे मान लो 2 बॉडीज हैं, दोनों के पास चार्ज अलग अलग था, दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, कुछ चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस पे से चार्ज कुछ उस पे चला गया, उस पे से चार्ज कुछ इस पे चला गया। आप कहोगे पहले पे 10 कूलम था, दूसरे पे 8 कूलम था, उसके बाद से दोनों मतलब चार्ज जो है वो रब करने के बाद से पता चला कि पहले वाले पे जो है 6 कूलम हो गया और दूसरे वाले पे जो है आपका 12 कूलम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, तो भाई इसमें 8 कूलम था तो इसमें से कुछ चार्ज उस पर ट्रांसफर हो गया, उस पर से कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर, यानी कि कहने का मतलब इनिशियल, यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि पहले में 8 कूलम, दूसरे पे 10, तो 10 और 8 कितना, 18 कूलम का चार्ज था दोनों मिला करके। और लास्ट में हमने देखा तो लास्ट में क्या होगा कि पहले वाले पे कितना हो गया 12 और दूसरे वाले पे कितना 6, तो 12 और 6 मिलाकर के कितना 18। तो यानी कि पहले और लास्ट में दोनों में टोटल जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ठीक है। जैसे एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह से चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नोट, कुछ नोट पॉइंट देख लो। सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर वन फंडामेंटल फोर्स बट नॉट फॉर द अदर। कुछ ऐसे कंजर्वेशन लॉज हैं कि भाई एक फंडामेंटल फोर्स के लिए वैलिड तो कर रहा है,
लेकिन कुछ बाकी फंडामेंटल फोर्स के लिए वैलिड नहीं कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वैलिड कर रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए वैलिड ना हो रहा हो। ठीक है, यानी कि जो भी लॉज हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। Conservation laws have a deep connection with the symmetries of the nature, symmetries of the space and time, and other types of the symmetries play a central role in the modern theory of the fundamental forces in nature. यानी जो कंजर्वेशन लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन, किसके साथ डीप कनेक्शन होता है? सिमेट्रीज ऑफ नेचर के साथ, सिमेट्रीज ऑफ स्पेस के साथ, एंड टाइम, स्पेस और टाइम के साथ, and other type of symmetries play a central role in the modern theories of the fundamental, यानी मॉडर्न थ्योरी जो फंडामेंटल फोर्सेस की है इसमें बहुत ही इंटेंस और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है।